पिछली वीडियोस में साधारण अपवाद के अध्याय को पढ़ रहे थे, जो कि हमारा बीएनएस, वर्तमान बीएनएस और ओल्ड आईपीसी में दिया गया है। तो साधारण अपवाद का क्या अर्थ होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, किन चीज़ों को ऑफेंस नहीं माना जाता है, उसके जो क्राइटेरियाज दिए गए हैं। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हो तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के आप चेकआउट करेंगे तो आपको सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं, जो कि हमारा सेक्शन 27 तक प्रीवियस वीडियो में कवर हो चुका था। आज यहाँ इस वीडियो में सेक्शन 28 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 28 और ओल्ड आईपीसी की धारा 90, ठीक, धारा 90 आईपीसी और धारा 28 बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। अगर इसकी वर्डिंग देखिए, मार्जिनल नोट की वर्डिंग देखिए, आप समझ जाएंगे कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। सम्मति, सम्मति का मतलब होता है कि कोई कार्य करने के लिए आप सहमत हो जा रहे हैं, जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। ऐसी कोई सम्मति किसी व्यक्ति द्वारा ले ली गई है जो उसको कोई भय कारित करके सम्मति ली गई है, या भ्रम, किसी तथ्य का भ्रम करके वह सम्मति ली गई है। अब इसका प्रोविजन देखते हैं। कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसी इस संहिता की किसी धारा से आशयित है। इसका कहने का मतलब है कि जो इस संहिता की धारा, इस संहिता में किसी धारा में सम्मति का मतलब बताया गया है, वह ऐसी सम्मति नहीं है। कैसी सम्मति? जो ये तीन दी गई है, क ख ग, ये तीन सम्मति जो बताई गई है वह ऐसी सम्मति नहीं है जो इस संहिता की धारा में बताई गई है। तो पहला क्या है, यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति के भय के अधीन या तथ्य के किसी भ्रम के अधीन दी हो, और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे भय या भ्रम के परिणाम स्वरूप वह सम्मति दी गई थी। और दूसरा, यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी है जो चित्त विकृति या मतता के कारण उस बात की जिसके लिए वह अपनी सम्मति देता है प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ है हो। या तीसरा, जब तक कि संदर्भ से तक प्रतिकूल प्रतीत न हो, यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो 12 वर्ष से कम आयु का हो। तो ये तीन कंडीशन है कि अगर इस प्रकार से सम्मति दी जाती है तो वह सम्मति नहीं मानी जाएगी। क्या क्या है वह? यदि वह सम्मति किसी क्षति के भय के अधीन या किसी तथ्य के भ्रम के अधीन दी गई हो, यदि वह सम्मति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई हो जो चित्त विकृति है और कितना मत है, और वो उस सम्मति देने के बाद के प्रकृति और परिणाम को वह नहीं समझ पाता है। और तीसरा है कि जब 12 वर्ष से कम आयु का कोई बालक वह सम्मति देता है। तो अब अगला देखते हैं, धारा 29। धारा 29 है, ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। यह ऐसा कोई कार्य की बात कर रहा है जो वह कारित ना भी हो तो भी वह स्वयं में अपराध है। तो जो उस अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है, जो उस व्यक्ति को जो सम्मति देता है या जिसकी ओर से सम्मति दी जाती है, उन कार्यों से कारित हो या कारित किए जाने का आशय हो या संभाव्यता ज्ञात हो, तो उस कार्य को करने की सम्मति यदि कोई देता है, किस कार्य को? ऐसी कोई सम्मति जो ऑफर, जो कार्य हो ना, लेकिन वह अपने आप में स्वतः अपराध है। तो ऐसी कोई सम्मति कार्य होने से नहीं मतलब है, या वो कार्य कारित हो या कारित किए जाने का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात हो। तो ये तीन कंडीशन है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गर्भपात कराना, ठीक। आप इसका जनरल एक्सेप्शन का थोड़ा सा एग्जाम्पल पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी लिखी रहती है ना जो ऑफेंस लगता है, लेकिन इसमें वो कवर हो जाती हैं तो वो ऑफेंस के श्रेणी में नहीं आता है। तो एमसीक्यू में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस पूछते हैं कि इन्होंने ऐसा सिचुएशन दे देंगे जनरल एक्सेप्शन के एग्जाम्पल ना, और पूछेंगे कि किस किसने कौन सा अपराध किया है, तो और लास्ट वाले ऑप्शन में दे देंगे कि इसने कोई अपराध नहीं किया है। तो वो चीज़ें आप लोगों को ध्यान से कवर करनी है।
और लास्ट में देखेंगे धारा 30 को अगर देखें तो सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। इसमें सम्मति की आवश्यकता नहीं है और तब कब के लिए, जब किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक कार्य किया जा रहा है तब वह सम्मति आवश्यक नहीं है। कोई बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक यद्यपि उसकी सम्मति के बिना की गई है, ऐसी किसी अपहानि के कारण जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए, अपराध नहीं है। तो सेम बात कहा है कि यदि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया जा रहा है और सम्मति नहीं ली गई है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। यदि परिस्थितियां ऐसी हो कि उस व्यक्ति के लिए यह असंभव हो कि वह अपनी सम्मति प्रकट करे या वह व्यक्ति सम्मति देने के लिए असमर्थ हो और उसका कोई संरक्षक या विधिपूर्ण भार साधक कोई दूसरा व्यक्ति न हो जिससे ऐसे समय पर सम्मति अभिप्राप्त करना संभव हो कि वह बात फायदे के साथ की जा सके। और इसका प्रोवाइजो भी दिया गया है। प्रोवाइजो में सीधा सा लिखा गया है कि यदि कोई सम्मति मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने की होगी तब उस पर अप्लाई नहीं होगा और मृत्यु कारित करने की संभावना होगी उस पर भी कारित नहीं होगा। और यदि स्वेच्छा उपहति कारित करने या उपहति कारित करने का प्रयत्न करने पर भी कारित नहीं होगा और इस अपवाद का विस्तार किसी अपराध का दुष्प्रेरण करने पर भी नहीं होगा। तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहता है कि यह कोई बाघ उठा ले जाता है यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गोली लगने से यह मर जाएगा, किंतु यह का वध करने का आशय न रखते हुए और सद्भाव पूर्वक यह के फायदे के आशय से क उस बाघ पर गोली चलाता है। क की गोली से यह को मृत्युकारक घाव हो जाता है। क ने कोई अपराध नहीं किया है। ये इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है और ये कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। अब 31 देखते हैं। सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना। यदि किसी व्यक्ति को सद्भाव पूर्वक संसूचित कर दिया जाता है कि ये अपहानि हो सकती है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। तो अब देखते हैं प्रोविजन। सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को हो जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई है। तो सेम बात है, यदि उस अपहानि के बारे में पहले बता दिया जा रहा है उस व्यक्ति को तो वह वह अपराध नहीं माना जाएगा। अब धारा 32 देखते हैं। वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है, हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध है, इनको छोड़कर, मतलब जो राज्य के विरुद्ध अपराध होते हैं उनमें जो हत्या और मृत्यु से दंडनीय अपराध हैं, उन अपराधों को छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से विवश किया गया है जिनसे उस बात को करते समय उसको युक्त रूप से आशंका कारित हो गई हो कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पे एक सिचुएशन है कि यदि किसी व्यक्ति को धमकियां दी जा रही हैं और धमकी का परिणाम क्या होना चाहिए कि अगर यह नहीं किया गया तो आपकी तत्काल मृत्यु कर दी जाएगी, तब की बात है। और यदि ये प्रोवाइजो में देख लीजिए, ये प्रोवाइजो में इसमें लिखा है अगर अपनी इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम की अपहानि की अगर आशंका है तो यह अप्लाई नहीं होगा। अब धारा 33 देखें, हमारी ओल्ड आईपीसी की धारा 95 है। तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य, कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है, उससे कोई अपहानि कारित होती है या कारित की जाने आशयित है या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात है, यदि वह इतनी तुच्छ है, तुच्छ का मतलब होता है छोटी है, कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत ना करे।
जैसे हमारे घर परिवार में होता है कि छोटी मोटी नुकसान किसी से हो जाता है तो आप कोर्ट कचहरी थोड़ी चले जाते हैं या उसको अपराध की श्रेणी में नहीं ले आते हैं। तो ऐसी चीजें हैं जिनको थोड़ा इंसान समझ सके, तो उसकी बात कर रहा है। तो छापाहानी कारित करने वाले कार्य। तो अब 34 हमारी ओल्ड आईपीसी 96, इसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा की बात की गई है। या 34 में प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। यहाँ इसे सीधे लिख दिया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। तो अगर अपना कोई डिफेंस ले रहा है, अपने डिफेंस के चक्कर में कोई अपराध कारित हो जा रहा है, तो वह कोई अपराध नहीं माना जाएगा। तो शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। धारा 37 में अंतर्विष्ट निर्बंधों के अध्ययन। अब धारा 37 में दिया क्या गया है उसको अभी देखते हैं। निर्बंधनों के अध्ययन। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे। मतलब यहाँ पे उसने सीधे ये राइट दे दिया है किसी भी मानव को कि अगर कोई ऐसा अपराध आपके साथ, ऐसा कोई कार्य आपके साथ हो रहा है जिससे आपके शरीर या किसी अन्य को भी नुकसान पहुंच सकता है, या तो आप उसके डिफेंस ले सकते हैं, अपने लिए भी या किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी। दूसरा, किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिष्टी या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या चोरी, लूट, रिष्टी या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की, चाहे जंगम चाहे स्थावर संपत्ति की प्रतिरक्षा करे। तो पहला वाला शरीर के लिए बता दिया है, सेकंड वाला प्रॉपर्टी के लिए कि आप दोनों की प्रतिरक्षा कर सकते हैं। अब धारा 36 देखते हैं। धारा 36 है ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्र आदि हो। जब कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता के अभाव, चित्त विकृति या मत्तता के कारण या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण वह अपराध नहीं है, तब प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता है। जब कोई कार्य जो अन्यथा अपराध होता, जो कोई कार्य वह अपराध होता, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता के अभाव और विकृत चित्त या मत्तता के कारण वह अपराध नहीं है, तब प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता जो उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यह विकृत चित्त व्यक्ति क को जान से मारने का प्रयत्न करता है, यह किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु क को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो वह यह के स्वस्थचित्त होने की दशा में रखता है। अब एग्जाम्पल से आई थिंक समझ में आ गया होगा कि यह मतलब कोई व्यक्ति है जो बालक है या नासमझ है या विकृत चित्त है या मत है, इतना मत है कि वो प्रकृति और परिणाम नहीं समझ पा रहा है। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई अपराध करने जाता है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध करता है, तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध वह कर रहा है उस व्यक्ति को वही अधिकार मिला है जो वह जब सही रहता वो अपराध करता, और उससे जो डिफेंस लेना है वही डिफेंस ले सकता है, भले वो विकृत हो, भले वह मत हो, भले वह बालक हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होंगी चीजें। धारा 37 कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। यह एक
यह एक पूरी जनरल एक्सेप्शन का समझिए एक मेन पॉइंट है कि हर चीजें इनके अधीन ही रहेंगी। जब ये चीजें अप्लाई हो जाएंगी, इनकी श्रेणी में नहीं आएगा, तब और चीजें अप्लाई होंगी। अब देखते हैं, प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है किनको? यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका, एक सेकंड, यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, चाहे वह कार्य विधि द्वारा सर्वथा न्यायानुमत न भी हो। तो अगर इसको शॉर्ट में समझे तो लोक सेवक द्वारा किया गया कोई भी कार्य, वह उस पे आप डिफेंस नहीं ले सकते हैं। और दूसरा, यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती, ऐसा कोई कार्य है जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका नहीं होगी, सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक के निर्देश से किया जाता है, वह कार्य लोक सेवक के निर्देश के अनुसार किया गया या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, चाहे वह निर्देश विधि द्वारा सर्वथा न्यायानुमत न भी हो। तो इसमें भी लोक सेवक के निर्देश, यहाँ लोक सेवक द्वारा किया जा रहा है, यहाँ लोक सेवक के निर्देश पर किया जा रहा है। और तीसरा, उन मामलों में जिनमें संरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है। अब दूसरा, किसी भी मामले में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने पर नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करना आवश्यक है। किसी भी मामले में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने पर नहीं है जितनी प्राइवेट प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करना आवश्यक है। तो इसमें अगर शॉर्ट में समझा जाए तो आप उतना ही डिफेंस ले सकते हैं जितने में आप बच सके, उससे ज्यादा आप डिफेंस नहीं ले सकते हैं। अब इसका एक्सटेंट देखेंगे, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का एक्सटेंट। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है? शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार पूर्ववर्ती अंतिम धारा 37 में वर्णित निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, तो मैंने पहले ही बताया था धारा 37 के अधीन ही सारे धाराओं को पढ़ा जाएगा। निर्बंधनों के अधीन रहते हुए हमलावर की स्वेच्छया मृत्यु कारित करने या कोई अन्य अपहानि कारित करने तक है, यदि वह अपराध जिसके कारण ऐसे अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है। तो आप हमलावर की स्वेच्छया मृत्यु भी कारित कर सकते हैं या कोई अन्य अपहानि कर सकते हैं, लेकिन कब तक? जिसके कारण ऐसे अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, एतस्मिन् पश्चात प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का है। तो ये नीचे ये क ख ग घ अंग ये बताएंगे ही। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उसकी स्वेच्छा मृत्यु भी कारित कर सकती हैं या कोई अन्य अपहानि भी कारित कर सकती हैं। तो पहला, ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से आशंका कारित हो कि अन्यथा इस हमले का परिणाम मृत्यु होगा। यदि उस हमले से डायरेक्ट आपकी मृत्यु हो जा रही है तो आप सामने वाले की भी स्वेच्छा मृत्यु कारित कर सकती हैं और कोई और भी अपहानि कारित कर सकती हैं। ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहति होगा। तीसरा, बलात्संग करने के आशय से किया गया कोई हमला। यदि लगता है कि हाँ बलात्संग करने का आशय है तो आप स्वेच्छा मृत्यु कारित कर सकती हैं या कोई अन्य अपहानि भी कारित कर सकती हैं। फिर प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला, व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला। और नेक्स्ट है, इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए जिनसे उसे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। अम्ल फेंकने या देने का कृत्य या अम्ल फेंकने या देने का प्रयास करना जिससे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि
ऐसे कृत्य के परिणाम स्वरूप अन्यथा घोर उपहति कारित होगी। तो इसमें क्या क्या है कि यदि कोई ऐसा हमला जिससे मृत्यु कारित हो, यदि कोई ऐसा हमला जिससे घोर उपहति हो, बलात्संग करने का आशय और प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा और व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से और सदोष परिरोध करने के आशय से या अम्ल फेंकने या फेंकने का प्रयास करने से, इन सब चीजों में आप स्वेच्छा मृत्यु कारित कर सकती हैं या कोई अन्य अपहानि कर सकती हैं। धारा 39 कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि करने तक का होता है। यदि अपराध पूर्वगामी मतलब इसके पहले धारा 38 में प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का नहीं है। यदि धारा 38 में जो लिस्ट दी गई है उन लिस्ट में से कोई भी लिस्ट में नहीं आ रहा है, तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर के मृत्यु स्वेच्छा कारित करने तक का नहीं होता है, किंतु इस अधिकार का विस्तार धारा 37 के निर्बंधों के अधीन हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का होता है। तो इसमें सीधा सा कहा है कि धारा 38 में जो भी परिस्थितियां दी गई हैं, यदि उनमें आपकी कोई ऐसी परिस्थितियां दिख रही हैं जो आपके साथ हो रहा है, तब आप धारा 38 में मृत्यु कारित करने का आपको अधिकार है। लेकिन यदि आप उस श्रेणी में अगर नहीं आ रहा है, उस लिस्ट में अगर नहीं आ रहा है, तो धारा 39 में आपको मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपको उससे अलग कोई आप अपहानि कारित कर सकते हैं। तो अब देखते हैं धारा 40 में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। यह कब तक इस अधिकार का कब प्रारंभ होगा प्राइवेट प्रतिरक्षा का और कब तक यह चल सकता है। तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वह अपराध किया न गया हो, और वह तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। मतलब कि जब तक एक बार माइंड में स्ट्राइक कर जाता है कि हाँ मेरे अगेंस्ट कुछ ऐसा कार्य होने वाला है जिससे मुझे अपहानि हो सकती है, तभी से यह स्टार्ट हो जाता है और तब तक बना रहेगा जब तक यह आशंका बनी रहेगी। और धारा 41 देखें कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। तो जैसे यहाँ पे मृत्यु कारित करने तक का लिखा है ना, तो इसका मतलब है कि आप किसी छोटी छोटी अपराध के लिए या कोई छाप के लिए कोई पेन लेके चला जा रहा चुरा ले रहा है, तो उसके लिए आप किसी की मृत्यु थोड़ी कारित कर देंगे। तो अपराध भी उसी लेवल का होगा ना कि आप सामने वाले का इंस्टेंट आप उसको मार सकें। तो कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 37 में वर्णित निर्बंधों के अधीन दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का है, यदि वह अपराध जिसके किए जाने के प्रयत्न के कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, जिसके पश्चात प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का हो। तो सेम बात इसमें भी कहा है कि आपको वह अधिकार प्रदान किया जाएगा जो लिस्ट में ये बातें लिखी गई हैं उनको अप्लाई करिए। तो पहला है लूट है, दूसरा रात्रि गृहभेदन है, तीसरा अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा दृष्टि है जो किसी ऐसे निर्माण तंबू या जलयान को की गई है जो मानव आवास के रूप में या संपत्ति के अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता है। फिर चोरी है। तो अब ये सब होता क्या है, अब ये सब अपराधों का वर्णन आगे दिया गया है। तो जब अभी आगे पढ़ेंगे इन सब की परिभाषाओं को देखेंगे, लूट क्या होता है, रात्रि गृह भेदन क्या होता है, चोरी क्या होती है, तो इन सब के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अब धारा 42 देखते हैं, ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि के लिए होता हो तो कब होगा, यदि वह अपराध धारा 41 में अगर शरीर के हिसाब से देखें तो धारा 41 में जितने श्रेणी दी गई है उस पर वो अप्लाई ना होता हो, उससे भिन्न होता हो, तो आप मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने का आपको अधिकार मिल जाता है। अब प्रोविजन देखते हैं, ये तो हम लोगों ने लॉजिक लगा लिया। प्रोविजन देखते हैं, यदि वह अपराध जिसके किए जाने के प्रयत्न से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, ऐसी चोरी, रिष्टि या आपराधिक अत्याचार है जो धारा 41 में
प्रकटित भांतियों में से किसी भांति का न हो तो उस अधिकार का विस्तार स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक का नहीं होता, किंतु उसका 37 के अध्ययन माना जाएगा। तो सेम बात है, समझ सकते हैं आप लोग, दिमाग तो होगा ही आप लोगों के पास, मजाक से हटके। अब धारा 43 देखते हैं। धारा 43 में ये कब तक बना रहता है? तो संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब प्रारंभ होता है जब संपत्ति के संकट की युक्तियुक्त आशंका प्रारंभ होती है। जैसे शरीर वाले में युक्तियुक्त आशंका चलने लगी थी, तब वह प्रारंभ हुआ था प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। फिर ख में चोरी के विरुद्ध अपराधी के संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक या लोक प्राधिकारियों की सहायता भी प्राप्त कर लेने या संपत्ति प्रत्युद्धृत हो जाने तक बना रहता है। और लूट के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति या सदोष अवरोध कारित करता रहता है या कारित करने का प्रयत्न करता है, या जब तक तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति या तत्काल व्यक्तिक अवरोध का भय बना रहता है। और आपराधिक अतिचार या रिष्टि के विरुद्ध तब तक रहता है जब तक अपराधी आपराधिक अतिचार या रिष्टि करता रहता है। और लास्ट है रात्रि गृह भेदन के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक ऐसे गृह भेदन से आरंभ हुआ गृह अतिचार होता रहता है। अब धारा 44 देखेंगे। घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है। जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित होती है उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि की जोखिम के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग कार्य साधक के रूप से न कर सकता हो तो उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार वह जोखिम उठाने तक का है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहले क पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है जो उसकी हत्या करने का प्रयत्न करती है। क पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है जो क की हत्या करने का प्रयत्न करती है। वह उस भीड़ पर गोली चलाए बिना प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कार्य साधक रूप से नहीं कर सकता और वह भीड़ में मिले हुए छोटे छोटे बालकों की अपहानि करने की जोखिम उठाए बिना गोली नहीं चला सकता। यदि वह इस प्रकार गोली चलाने से उन बालकों में से किसी बालक को अपहानि करे तो क कोई अपराध नहीं करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो वह कहना क्या चाह रहा है। तो अगर एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया जाए तो एक क है जिस पर भीड़ द्वारा आक्रमण किया गया और भीड़ में छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, कुछ उसमें विकृत होंगे, कुछ मतलब हर प्रकार के व्यक्ति उसमें हैं। तो वह उसकी हत्या करना चाह रहे हैं। तो वह अगर मान लीजिए ऐसा हो नहीं सकता कि यदि क अपने शरीर की प्रतिरक्षा के लिए भीड़ पर गोली चलाता है तो एग्जैक्ट वो किसी सिंगल पर्सन पर तो लगेगा नहीं, किसी को भी लग सकता है। तो किसी बालक को भी लग सकता है, किसी वृद्ध व्यक्ति को भी लग सकता है, किसी महिला को भी लग सकता है। तो ऐसा यदि वह कार्य कर देता है अपने आप की प्रतिरक्षा के लिए तो वह कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। तो यहाँ हमारा यहाँ मेरा अध्याय 3 खत्म होता है। अब कल से एक ऑफेंस की शुरुआत करते हैं, मतलब अपराधों को परिभाषा खंड में लेके जाते हैं। वहाँ परिभाषाओं की बात करेंगे, उनके आवश्यक तत्वों की बात करेंगे। तो यहाँ तक हमारा BNS खत्म होता है धारा 44 तक। अब नेक्स्ट वीडियो में धारा 45 से एक नया चैप्टर हमारा जो अध्याय 4 आप लोग को दिख रहा होगा, दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास। पहले दुष्प्रेरण था यहाँ पर, ठीक, और आपराधिक षड्यंत्र इसके नेक्स्ट चैप्टर था। और चलिए ये सब देखते रहेंगे, बातें करते रहेंगे इस सब बारे में। तो कल स्टार्ट करते हैं। ओके, वीडियो पसंद आती हो तो यार प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।